ये एक वीडियो पिटिशन है एड्रेस टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इस गुजारिश के साथ कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के सामने इमरजेंसी सुनवाई के लिए उनके सामने रखिए प्लीज़। और इमरजेंसी सुनवाई के लिए हम आधी रात को हो तो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम तैयार हैं, और अगर फिज़िकल हियरिंग की ज़रूरत हो तो हम फ़ौरन फ़र्स्ट फ़्लाइट लेके हम आएंगे। अब आगे हमारी पिटिशन शुरू होती है। पैरा 1 में मैं सबमिट करती हूँ, हम सबमिट करते हैं कि मैं डॉक्टर लुबना सरवत 13 मई 2024 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं भी एक कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे 30 कैंडिडेट कंटेस्ट करे थे और हमारे पास 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पूरे हमारे पास 1944 पोलिंग बूथ्स हैं। तो अब मैं आगे पैरा 2 पे मैं सबमिट करना चाहती हूँ कि इस हलके में जो सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था उस सिलसिले में मैं 3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। ये तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं इंफॉर्मेशन पूछी कि मुझे पोलिंग बूथ वाइज मुझे सीयू नंबर, बीयू नंबर और वीवीपैट नंबर, तीनों नंबर मुझे उसकी जो पीडीएफ फाइल्स है वो मुझे दे दीजिए, प्रिंट आउट मैं ले लेती हूँ, पूरे बूथ्स के मुझे दे दीजिए। तो मुझे पूरी साइलेंस थी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। 13 मई को इलेक्शन के लिए जब मैं जा रही थी तब भी मैं मैसेज डाल के हटी कि आरओ को, डीईओ को, सीईओ को कि एज ए कंटेस्टेड कैंडिडेट मैं बगैर वीवीपैट, सीयू, बीयू नंबर्स के इन्फॉर्मेशन के बगैर मैं सर्वे पे जा रही हूँ, ये बोल के ही मैं निकली। और उसके बाद 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स इन्होंने तैयार किए थे ऑफिशियली, सिर्फ एडमिन्स वही लोग पोस्ट करते, कैंडिडेट्स हम लोग कोई पोस्ट नहीं करते, जिसमें पूरे कैंडिडेट्स को रखे थे इन्होंने। और वो ऑफिशियल ग्रुप्स में ही हमको पूरा इन्फॉर्मेशन आता था। और एक पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप में ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली मैंने रखे उनके सामने कि मैं इलेक्शन डे के दिन कोई पोलिंग एजेंट को मैं नहीं बैठा रही हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। ये खुला ऑन रिकॉर्ड उनके सामने रखे मैंने। और ये भी बता दूं कि जस्ट 1-2 डेज़ बैक भी जो काउंटिंग की जो इन्होंने जो पीडीएफ फाइल दी व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में, वहाँ भी इन्होंने काउंटिंग के सिलसिले में जो पीडीएफ फाइल था उसके कई पेजेस को डिलीट करके काट पीट किया हुआ एक पीडीएफ फाइल को हमको दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फ़ौरन मैंने आरओ के इलेक्शन सेल को और डीओ को उनको बताया मैंने कि दिस इज़ नॉट हैविंग ऑल द पेजेस, गिव मी द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। नहीं दिए उन्होंने, अभी तक तो मेरे पास नहीं पहुंचा। तो ये सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का थोड़ा बैकग्राउंड मैं पैरा 2 में सबमिट कर चुकी हूँ। नो पैरा 3 में मैं सबमिट करना चाहती हूँ कि 13 मई के बाद, इलेक्शन के बाद मैं 1 वीक तक इस इंतज़ार में थी कि टैबुलेटेड डाटा आ जाएगा बराबर पीडीएफ फाइल में। वो जो टैबुलेटेड डाटा है बूथ वाइज की कि इलेक्टर्स की एब्सोल्यूट नंबर और वोटर्स की एब्सोल्यूट नंबर जेंडर वाइज आ जाएंगी। और वो हमको वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ज़रूर उसके इंतज़ार में थी। 1 वीक इंतज़ार किए मैंने। उसके बाद मैं उनको व्हाट्सएप पे लिखना शुरू करी, वो लोग रिटर्न में दो बोले तो मैं ईमेल पे भी डाली उन लोगों को। तो उसी दिन शाम में आरओ का लेटर आ जाता है कि ये तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, तो डीईओ साहब आप इंस्ट्रक्शन जो भी है आप दीजिए बोल के आरओ डीईओ को लिख देते हैं और कॉपी मुझे देते हैं। उसके बाद से फिर पूरी खामोशी, मुझे कुछ नहीं आता है। आज भी मैंने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बात की है और उनको पूरी लेटर्स भी फॉरवर्ड किए ये कहते हुए कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मुझे फिर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से ना कोई फ़ोन आया ना कोई ईमेल आया अभी तक भी, ये मिनट तक भी। पैरा 4 में मैं योर ऑनर ये सबमिट करना चाहती हूँ कि मैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पूछ रही थी। आखिर मैंने पहले व्हाट्सएप में मैंने इन्फॉर्मेशन जो पूछ रही थी और रिपीटेड फॉलोअप में भी कि 3 चीज़। एक तो मैं उनसे पूछी कि फॉर्म 17C की पार्ट 1 जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता,
क्योंकि मेरे पास कोई पोलिंग एजेंट नहीं है, तो मुझे लिहाजा 1944 वो पार्ट 1 मुझे दीजिए, एंड आई एम रेडी टू बेयर द कॉस्ट, ये भी लिख दिए मैंने उन लोगों को। उसके बाद मैंने दूसरी ये पूछी कि पोलिंग स्टेशन डाटा फॉर स्क्रूटिनी डेसिशन, जो AROs लेते हैं वो एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 भरते हैं वो लोग, पोलिंग डेट होते ही उस दिन और उसके बाद के दिन में ये काम हो जाता है। तो वो मुझे एनेक्जर 1 हर पोलिंग बूथ की बनती है, तो मुझे फिर से वो पूरी एनेक्जर 1 दियो और एनेक्जर 2 दो बोल के वो भी पूछी मैं। एनेक्जर 2 में समरी होता है, वो भी पूछी मैं। थर्ड जो मैं पूछी थी, टैबुलेटेड डाटा, यानी पूरी कंसाइज टैबुलेटेड with absolute numbers of electors, total number of electors, booth wise and gender wise, polling booth electors and polling booth voters cast, voters polled, वो मेरे को एब्सोल्यूट नंबर्स दे दो, टैबलेट। ये 3 चीज़ हम पूछते गए उन लोगों को, आज तक मुझे नहीं मिला ये 3 भी। और वही एक लेटर था RO के पास से जो DO को बोलते हुए कि दैट इन्फॉर्मेशन शी इज़ आस्किंग फॉर, उतना ही था ऑफिशियल। और ये पूरी हायरार्की फॉलो कर रही थी, पूरी हायरार्की को पूरी ईमेल्स जा रहे थे, राइट फ्रॉम CEC, उसके बाद 2 कमिश्नर्स, उसके बाद CEO तेलंगाना, DEO हैदराबाद, RO हैदराबाद, सबको जा रहा था, पूरी हायरार्की मेंटेन कर रही थी। और कुछ लोग जो हमारी जिससे मैं एडवाइस लिया करती हूँ, जिसकी सपोर्ट मैं आशा करती हूँ, उन लोगों को भी कॉपी जा रहा था, और पब्लिक डोमेन में भी रख दी मैं इसको। और पैरा 5 में योर ऑनर आई वांट टू सबमिट कि ये जो क्रिटिकल नेचर है, ये जो डाटा हम पूछ रहे हैं यूँ ही नहीं पूछ रहे हैं, इसकी कितनी क्रिटिकल नेचर है। पार्ट 1 में इतना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि उसी दिन शाम में वोट्स जो EVM में पोल हुए और उसको टैली किया जाता है 17 ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स के साथ कि ये 2 सही है या नहीं। उसमें से चंद वोट्स, जैसे 49 वो है, उसके भी वोट्स निकाले जाने के बाद ये 2 टैली होना चाहिए, और कॉलम वहाँ पर रहता है कि अगर टैली नहीं हो रहा है तो क्या है, टैली हो रहा है नहीं हो रहा, वहाँ पर लिख देना पड़ता है। 17C में उतना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रहता है। और एक जो नंबर्स मुझे नहीं दिया गया था, वही BU CU VVPAT की हर पोलिंग बूथ की नंबर वहाँ रिकॉर्ड होता है फॉर्म 1 में, पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C में। उसके बाद टेंडर्ड वोट्स जो डाले गए थे वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द टेंडर्ड वोट की जो बैलेट पेपर होती है उसकी भी वहाँ पर रिकॉर्ड होती है। पेपर सील्स की भी कितने यूज़ हुए कितने नहीं यूज़ हुए वो भी वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहता है। इसीलिए पार्ट 1 ऑफ 17C इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से तो काउंटिंग डे के लिए हमको टैली करना पड़ता है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं है। नो, पॉइंट नंबर 2 जो है ये पैरा 5 का, उसमें एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 की जो क्रिटिकलिटी है, जो हर कैंडिडेट के पास मौजूद रहना चाहिए, बल्कि हर सिटीज़न के पास आम तौर से पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरे आंकड़े तो हम बैठे हैं उन आंकड़ों में। तो उसमें इतना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर कि उसमें RO और ARO जब वो उतारते हैं हर पोलिंग बूथ की इंफॉर्मेशन, हर एनेक्जर 1 में जो उतारा जाता है, तो उसमें जेंडर वाइज इलेक्टोरल लिस्ट की जेंडर वाइज सेग्रीगेशन होती है, और बूथ वाइज जो पोल हुए हैं वोटर्स की उसकी सेग्रीगेशन होती है, जेंडर वाइज और होती है। उसके बाद और उसके बाद 6 and 7 कॉलम नंबर 6 और 7 में एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी होता है एट सीरियल नंबर 6 and 7 की एपिक कार्ड से कितने लोग वोटर्स डाले और ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कितने लोग वोटर्स डाले। और उसके बाद पूरे 17 कॉलम्स है, इसमें 17 कॉलम्स भरना पड़ता है एवरी पोलिंग बूथ के लिए, ARO को और RO को भरना पड़ता है ये एनेक्जर 1। ओके, इसका नाम जो है दिस इज़ नथिंग बट द वोटर डॉक्यूमेंट, द आर्टिकुलेशन, द क्रिटिकल डॉक्यूमेंटेशन। मैं इसकी नाम भी आपको बता देती हूँ। पोलिंग स्टेशंस डाटा फॉर स्क्रूटिनी डिसीजन। इस एनेक्जर 1 के बुनियाद पे RO डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें रीपोल होना है या नहीं होना है।
उतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है ये। ओके, तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स जो बैठे उस पीएस में, वो उसकी भी रिकॉर्ड वहाँ पर होती है। उसके बाद वही जो BU CU वीवीपैट के नंबर्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं, मैं एनेक्जर 1 की बात कर रही हूँ। उसके बाद 14 और 15 पे देखिए, ये ASD लिस्ट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, उसमें टोटल नंबर कितने हैं वहाँ पर वोटर्स ASD के, और 15 सीरियल नंबर पे क्या ये ASD लिस्ट में से किसी ने वोट कास्ट किए, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहता है। यहाँ पर ASD की क्रिटिकलिटी में अभी आपको ASD की क्रिटिकलिटी के बारे में भी एक 1-2 लाइन्स मैं यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ। उसके पहले लास्ट कॉलम्स जो 16 और 17 होते हैं, उसमें ये होता है एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी PS, कुछ अगर कंप्लेंट्स आए हैं क्या, और कुछ वायलेंस हुए हैं क्या, क्योंकि वहाँ पर वायलेंस हुआ या फिर EVM से कुछ हुआ तो वहाँ पर रीपोलिंग के लिए, और आमतौर पे कुछ कंप्लेंट्स आए क्या उस PS से, बिकॉज दिस आर नेसेसरी टू डिसाइड कि इस पर स्क्रूटनी हो रहा, ताकि डिसाइड हो कि रीपोल की ज़रूरत है या नहीं। अब 14 और 15 की कॉलम जो ASD है, इसका मतलब है एब्सेंटी, शिफ्टेड एंड डिसीज्ड। तो ये जो ASD होता है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ADC, यानी एडिशन, डिलीशन एंड करेक्शन। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमारे पास क्या था, 24th ऑफ मई, 24th ऑफ अप्रैल 2024। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के दिन 25th के दिन अब पूरी कट ऑफ रहती है, यानी फाइनल लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स का डेट वही रहता है, यानी 25th ऑफ अप्रैल 2024, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग। तो उसमें क्या वहाँ पर जो बूथ वाइज जो वोटर की लिस्ट होती है, तो हर बूथ में तकरीबन 1000 या 1000 के पास जो आसपास जो होता है, तो उसमें जो सप्लीमेंट होता है, उस सप्लीमेंट ADC होता है, यानी एडिशंस, डिलीशंस एंड करेक्शंस। तो लेकिन ये पब्लिक डोमेन में रहता है, ये पॉलिटिशियंस रिकॉग्नाइज पार्टीज देते हैं, हम जैसे छोटे पार्टीज़ को नहीं देते हैं, हम जैसे इंडिपेंडेंट्स कर रहे हैं तो उनको भी नहीं देते हैं, पैसे बनना पड़ता, रिकॉग्नाइज पार्टीज़ को पूरी मिलती है। तो ASD लिस्ट जो होता है एब्सेंटी, शिफ्ट एंड डिसीज का, ये अलग से कहते हैं कि अलग से ये लिस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देता है। इसकी इल्म कैंडिडेट के पास नहीं रहता है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो मैंने पूछे उनके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कितनी दूर तक जायज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास हो। और ये 14 और 15 की जो ASD यानी क्या है, एब्सेंटी, शिफ्ट और डिसीज्ड की इन्फॉर्मेशन की जो लिस्ट तैयार है, यानी इसमें से कोई ये BLO ने घर घर को जाके इसको तहकीकात की हुई इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से भी अगर कोई आके वोट करे तो वो कितना क्रिटिकल है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी एनेक्जर 1 में होता है। हमने इसकी भी कॉपीज मांगे, जो कि आज तक हमको नहीं मिला, मेरे ख्याल से किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला है। और थर्ड जो हम पूछते जा रहे हैं, आम बात की टैबलेटेड डाटा, जो कि जेंडर वाइज, जिसमें जेंडर सेग्रीगेटेड होता है, और एवरी पोलिंग बूथ की रजिस्टर्ड वोटर्स क्या थे और कितने वोट्स पोल हुए और उसकी परसेंटेज, वही पूछते गए, लेकिन ये आज तक भी हमको नहीं मिला। अब एनेक्जर 2 में क्या होता है, एनेक्जर 1 जो कि हर पोलिंग बूथ की बनती है, तो एनेक्जर 2 में RO वहाँ पर डाल देते हैं उनकी सील और साइन के साथ कि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पोलिंग बूथ में रीपोलिंग की ज़रूरत है, नहीं है, और उसकी अगर ज़रूरत है तो कमेंट्स क्या है। तो ये एक लगभग एक समरी की जैसे है कि इफ़ वेदर दिस ए डिसीजन नेसेसरी फॉर स्क्रूटनाइज्ड वेदर रीपोलिंग इज़ नेसेसरी और नॉट, वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो कैंडिडेट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, कैंडिडेट को ही नहीं बल्कि मैं तो आमतौर पे पब्लिक को जानना ज़रूरी बोलती हूँ, लेकिन कैंडिडेट की तो एक खास जिम्मेदारी होती है ताकि वो भी आवाम के साथ इसके बारे में बढ़े और सबको इस जानकारी रहे इस चीज़ की। नो पैरा 6 में योर ऑनर आई वांट टू सबमिट कि ये जो इलेक्शन की पूरी हायरार्की, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को, CECs को और CEO को, DEO को, RO को, मैं ये सबमिट करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने रूल्स को वायलेट किए और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी भी इन लोगों ने कंटेम्प्ट किए,
और खुद की एफिडेविट को उन लोगों ने ही उसकी ओवरराइड करे, खुद की उनकी एक्शन और लिखित एफिडेविट में बहुत ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। तो नंबर 1 पे आता है कि जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है 19 अगस्त 2023 में, यही अपनी एपेक्स कोर्ट किशन चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सिविल केस नंबर 990 ऑफ 2021 में उन्होंने सेक्शन 3 में पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कि कैसे सुओ मोटो डाटा को अपलोड करना पूरी एजेंसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, इस जिम्मेदारी को बहुत क्लियरली बताए और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोले। और ये खुला बताया कि सेक्शन 3 में जैसा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो सेक्शन 4 में उतना ही खुली तौर से वो उनकी मैंडेट बताए कि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो और इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक की है खुला डालते जाए, ताकि पूछने की ज़रूरत ना पड़े। उसकी इतनी खुले रूल्स और रेगुलेशंस जस्ट लास्ट ईयर की चंद महीनों पहले की है, उसकी इन लोगों ने खुला उल्लंघन की है। और बार बार कैंडिडेट की जो हक की इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार पूछने पर भी आज तक के हमको नहीं दिया गया, बल्कि पूरी आवाम को नहीं दिया गया। और पॉइंट नंबर 2 जो इन्होंने खूब वायलेशन किए हैं वो है इलेक्शन रूल्स 1961 जो फ्रेम हुए थे, उसमें रूल नंबर, अगर सेक्शन 93 पे हम देखें तो वहाँ पर खुले तौर से लिखा हुआ है कि ये फला डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर ऑफ वोटर्स जैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसको छोड़ के बाकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को आप किसी को भी जो पूछ रहे हैं उनको आप ज़रूर उनको दे सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, आप वो कॉस्ट बता दीजिए, उनको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ये खुला सेक्शन 93 पे लिखा हुआ है। ये हमको इनको याद भी दिला रहे कि ये है यहाँ पर ये पूरा, फिर भी इन लोग 49S बताते हुए ये बोलते हैं कि क्या पोलिंग एजेंट को दे दिए भाई, अब किसी को हम क्या देना है, हमको क्या देना है, पोलिंग एजेंट जो थे वो लिए। तो 30 कैंडिडेट्स थे हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन से, कोई भी बूथ में 30 एजेंट्स नहीं थे, सिर्फ मैक्सिमम 4 और या 3, कंपलसरी 2 थे। सब लोग MIM के एजेंट्स थे, वहाँ पर BJP के एजेंट्स थे, BRS के एजेंट्स थे, कांग्रेस के तो एजेंट्स दिख ही नहीं रहे थे मुझे कहीं भी, एक दुका में थे वो लोग। और हम भी पूरे बहुत कम हम सर्वे कर सके, उतना हमारे पास नहीं था गुंजाइश कि हम हर इसमें जा सके, जहाँ पर 1944 पोलिंग बूथ्स है। तो सेकंड पॉइंट ये था, इन्होंने जो ओवरराइड किए उनकी खुद की एफिडेविट जो डेटेड 22/5/2024, सुनवाई जो हुई थी 24 मई 2024 को, इन केस नंबर 1382 ऑफ 2019 between ADR and another and versus ECI and another. एट पैरा 20, 21 एंड 23 को ये खुला लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को और पोलिंग एजेंट को बराबर ये देना चाहिए, आराम से इसको दिया जा सकता है, बल्कि खुद उनकी एफिडेविट में लिखा हुआ है। फिर भी हम एफिडेविट कोट कर रहे हैं DEO को, RO को, CO तेलंगाना को, ECI को, सबको, लेकिन आज तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ये फॉर्म 17C पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, खुला लिखा हुआ है लेकिन आज तक हमको नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की जो सेक्शन 4 में वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन सुओ मोटो डिस्क्लोज करना चाहिए, वो नहीं दिए गए पूछने के बावजूद, और खुद उनकी एफिडेविट को उन लोगों ने उसकी ओवरराइड कर दिए। और उसके बाद रूल 93 जो कि इलेक्शन रूल्स 1961 की पार्ट है, उसको भी उन लोगों ने ओवरराइड किए और उसकी उन लोगों ने वायलेट कर दिए, सीरियसली वायलेट कर दिए उसको। अब मैं पैरा 7 पे मैं सबमिट करना चाहती हूँ योर ऑनर कि द ECI ने अपनी जो जवाब है, उनकी जो जवाब है 22 मई को जो उन्होंने सबमिट किए हैं, वो एकदम 205 पेजों की थी, लेकिन चंद मैंने जो दिखे उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, सीरियस ऑब्जर्वेशन, कि उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन को स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और फैसिलिटेटिव, ये फैसिलिटेटिव जैसी फैंसी शब्द की भी ये लोग इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जबकि फैसिलिटेटिव इन्फॉर्मेशन ये लोग ऐसे ही पेश कर रहे हैं जैसे वो लोगों ने अपने ऊपर फेवर की है, जैसे उन्होंने हैदराबाद की पूरी इंडिया के अवाम पे उन्होंने जैसे फेवर कर दिए वो इन्फॉर्मेशन वोटर ऐप वगैरह लगा के,
जबकि उनके ऊपर एपेक्स कोड की वो जो 19 अगस्त 2023 की 990 ऑफ 2021 की एपेक्स कोड की ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पूरी उनके ऊपर लाजिम है, मैंडेटरी उन पे है कि हमको इन्फॉर्मेशन दे। और वो बोलते हैं कि वो नॉन स्टैट्यूटरी है, वो फैसिलिटेटिव है। ये फैंसी फैंसी चीज़ें ये लोग अपनी एफिडेविट में लिख रहे हैं। मैं ये पेश करना चाह रही हूँ योर ऑनर कि जब हियरिंग हुई थी इसकी, जब इसकी हियरिंग हुई थी 17 को, जब योर ऑनर आपके सामने, तो आपने सवाल डाले थे कि आखिर पार्ट 17C को अपलोड करने में जैसे एडीआर पिटिशनर पूछ रहे हैं तो आपको क्या हर्ज है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, वी विल गिव यू सम टाइम। और आप बोले कि आधी रात हो तो भी आप हियरिंग सुनेंगे, क्योंकि आप इसकी अहमियत देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, दस्तूरहीन संविधान के लिए पहचान के आपने ये दिए थे और उनको सबमिट करने के लिए बोले थे और वेकेशन बेंच को इसकी हियरिंग करने के लिए बोले थे आप। लेकिन हम शॉक खा गए कि आधी रात की हियरिंग वाली वो आइकॉनिक वर्ड्स जो आपके थे उसकी एकदम खिलाफ जो वेकेशन बेंच इसकी हियरिंग की थी, उन लोगों ने जो अन्याय हो रहा था, पूछने पे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिल रही थी, उसके खिलाफ उस बेंच ने, वेकेशन बेंच ने कह दिया कि अन्याय के ऊपर हम हैंड्स ऑफ अप्रोच कर रहे हैं। ये जस्टिस की थ्रेशोल्ड, जस्टिस के दरबार से हमको ये सुनने को मिला। हम बहुत शौक खा गए और ये फैंसीफुल वर्ड्स ये हमारे ऊपर एफिडेविट हमको दे दिया गया हम भारतवासियों पे। तो मैं पैरा 8 पे आगे ये सबमिट करना चाहती हूँ योर ऑनर कि ये बार बार ये क्यों इतनी इमरजेंसी पिटिशन है और आपसे सुनवाई की इतनी मैं गुजारिश क्यों कर रही हूँ कि क्योंकि पिछले 75 ईयर्स में कभी भी भारत देश में ओपोजिशन जो है वो एक नहीं बल्कि 1000 बार सारे ओपोजिशन लीडर्स यही बोलते जा रहे हैं बार बार कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, इंस्टीट्यूशन सारे खतरे में हैं, हमारा देश खतरे में है इसी की वजह से, क्योंकि संविधान ख़त्म हो सकता है। और राहुल गांधी जैसे अपोजिशन लीडर्स तो एक्चुअली संविधान को हाथ में लेके बात कर रहे हैं। उन्होंने हर मीटिंग में संविधान बता रहे हैं कि इसको बचाने की इलेक्शन है, इसको बचाने की, दस्तूर हिंद को, संविधान को और डेमोक्रेसी को, देश को, देश की प्रजा की स्वतंत्रता को, इसकी बात बार बार वो संविधान को हाथ में से पकड़ के बता रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो स्यो मोटो इस पे एक्चुअली हियरिंग हो जाना चाहिए था, क्योंकि संविधान दस्तूर हिंद की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए जितने भी ओपोजिशन लीडर्स ये बार बार ये बात ला रहे थे दस्तूर हिंद की खतरा में होने की, ख़ास करके राहुल गांधी जैसे लीडर्स जो एक चीफ ओपोजिशन पार्टी कहलाता है, उसके जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पॉपुलर लीडर है, बार बार जो दस्तूर हिंद को निकाल रहे हैं और हर कई 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 चीफ ओपोजिशन लीडर्स सब इस पे ऐलान कर रहे हैं। तो आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि आप ये जो सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर आप इमरजेंसी हियरिंग करें। और पैरा 9 में आई सबमिट योर ऑनर कि कोई भी, मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी आवर में आप मुझे बुला ले आधी रात को, हम तैयार है वीडियो से हियरिंग करने के लिए। अगर आप बोलेंगी कि आप फिज़िकल हियरिंग की ज़रूरत है तो हम फर्स्ट फ्लाइट हमारे पास, हम ये भी सबमिट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन मैं रिसोर्सेज हमारे जो इसको समझते हैं और मुझसे इस पे मेरे साथ मेरी टीम बन के हमारे साथ चल रहे हैं, उनसे मैं डोनेशंस मैं बराबर वो लोग डोनेशंस लेके वहाँ पर हम हाजिर फ़िज़िकल हियरिंग के लिए भी हो सकते हैं। और किसी टाइम आप बोले तो हम उसके लिए हम हाजिर हैं, ये मैं सबमिट करना चाह रही हूँ। और पैरा 10 पे योर ऑनर आई वांट टू से, पैरा 10 की तो अभी मैं जो फंड्स की बात बताई, क्योंकि मैं क्रिटिकलिटी को समझती हूँ इसके लिए मैं वो बात बता रही हूँ। और मैं आखिरी में पैरा 11 पे मैं सबमिट करना चाह रही हूँ योर ऑनर कि जब इंटेंशन बोनाफाइड होता है
तो कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं छुपाते हैं। जैसे जी जो सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैं मेरे पर्टिकुलर केस में बताई, और जो जनरलाइज जो ओवरऑल इंडिया के केस में भी जो हो रहा है जी कि जो सीईसी अपनी एफिडेविट्स में और ये कर रहे हैं, और मेरी पर्टिकुलर केस में जो मैं हैदराबाद से मांगी उस इंफॉर्मेशन को भी जो नहीं आ रही, पर्टिकुलरिटी और ये जनरल दो भी जो मैं आपके सामने भी पेश करी, जो सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है पूछने के बावजूद, ऑर्डर्स के बावजूद, जो वो इंटेंशन अगर बोनाफाइड होता तो इन्फॉर्मेशन सप्रेशन नहीं होता है। आई होप कि योर ऑनर एग्रीज विथ मी ऑन दिस। और जब रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स 1961 को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और सेक्शन 4 आरटीए के बारे में जो 20 अगस्त 23 की ऑर्डर है, और ख़ुद की जो एफिडेविट में लिखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, इन सभी को देखते हुए हमको ये लगता है कि डेफिनेटली द इंटेंशन इज़ नॉट बोनाफाइड और इट इज़ मालाफाइड। तो इसीलिए हम जब काउंटिंग की ओर अब देश आगे बढ़ रहा है, और चंद दिनों में फर्स्ट को लास्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन हो रहा है, 7वां फेज़, और काउंटिंग जून 4 को है, और हमारे पास कोई काउंटिंग एजेंट नहीं है, और अगर हम बिठाना भी चाहें तो हमारे पास 17C फॉर्म 1 है ही नहीं, एनेक्जर 1 है ही नहीं, तो हम कौन से सिरत से किस चीज़ से वो चेक करेंगे जब कंट्रोल यूनिट पेश किया जाएगा काउंटिंग के दिन, जो 4th दिन है, तो एजेंट्स वहाँ पर किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे कि वही कंट्रोल यूनिट की पोलिंग बूथ की वही है या नहीं। और वो डिस्प्ले भी इतना नाजुक, इतना छोटा सा होता है, उसको कोई बड़ी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले नहीं होता है वहाँ के जो फिगर्स है, और उसको जब पहले वोट्स दिखा जाएगा टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हम किससे कंपेयर करें, जो टोटल वोट्स वहाँ पर दिखते, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाया जाता है, तो ये सबको किससे मैच करें, किससे चेक करें, किससे कंपेयर करें। काउंटिंग की ओर हम आगे बढ़ने के लिए हमारी तैयारी क्या है। और जो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट हमको दिया गया हैदराबाद हल्के के व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में, वो डॉक्यूमेंट ही काटपीट वाला डॉक्यूमेंट, कट एंड पेस्ट वाला डॉक्यूमेंट दिया गया। पूरी डॉक्यूमेंट के भी हम मोहताज नहीं है। क्या हम कैंडिडेट्स की उतनी भी एलिजिबिलिटी नहीं है? क्या हमको नहीं मालूम कि उसमें से कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं? हमको काट पीट करके दिया जाता है और पूछने पर भी नहीं दिया जाता। तो योर ऑनर, मेरी यही प्रेयर है कि जो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स पूछी हुई हूँ, मेरी आखिरी में ये प्रेयर है आपसे कि जो पार्ट 1 फॉर्म ऑफ फॉर्म 17C 1944 बूथ्स की हमको फ़ौरन सीईओ तेलंगाना, आरओ, डीओ हमको पेश करना चाहिए। और दूसरी अपील हमको प्लीज़ डायरेक्ट देम, हमारी ये अपील है कि एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 पूरे हैदराबाद हल्के के जो भी है वो पूरे हमको दे दिया जाए, और पूरी टैबलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी बूथ विद दी जेंडर वाइज और पोलिंग बूथ वाइज एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ दी रजिस्टर्ड वोटर्स एंड दी रिकॉर्डेड वोट्स पोल्ड, तो उसकी हमको टैबलेटेड फॉर्म चाहिए। ये हम हमारे लिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमको वो चाहिए एज एन कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम ये पूछ रहे हैं। बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरी इंडिया में हर कैंडिडेट के पास ये इन्फॉर्मेशन हो, ताकि पब्लिक इसको और जान जाए इलेक्टोरल प्रोसेस, और इलेक्टोरल प्रोसेस को और कैसे हम और इगैलिटेरियन और मालूमात दे इन लोगों को, ताकि आवाम और सजेशंस दे, और आसान प्रोसीजर हो इलेक्शंस की, और फुल प्रूफ हो, और इक्वल इन्फॉर्मेशन हो सबके पास। इक्वालिटी कहाँ है जब इक्वल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और ये एएसडी की बात जो मैंने एएसडी की बात जो मैंने एएसडी की बात जो मैंने पैरा 2 में पैरा 5 में बताई, उसके बारे में एक बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये एएसडी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं, कैंडिडेट्स के पास नहीं। तो ये क्या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है? क्यों लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद 25 अप्रैल के बाद क्यों, और एक लिस्ट सिर्फ प्रिसाइडिंग के ऑफिसर के पास, ये क्यों जारी होना चाहिए? प्रोसेस जारी होने की ज़रूरत क्या है? और सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद, ना पहले दिया जाता ना बाद में दिया जाता। ये सब रूल्स में चेंजेस और तब्दीली लाने के लिए आवाम के पास, कैंडिडेट्स के पास ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो आवाम के पास नहीं है।
ये बहुत सारे इन चीज़ों के लिए और अपनी देश के खातिर, अवाम के खातिर, अपने दस्तूर हिंद के खातिर, अपनी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खातिर हम आपसे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास कि आप फौरी इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश करिए, इमरजेंसी सुनवाई कराइए इसका, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ना हमारे पास, ना पब्लिक के पास, ना पूरी इंडिया में कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो पिटिशन को सुने और आप चीफ जस्टिस के सामने इसको पेश करें। आदाब, हैदराबाद से। शुक्रिया।